नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। जैसा कि आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही हजारीबाग बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, फिर परिणाम भी आए। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि जो 3 टर्म सेक्रेटरी थे, राजकुमार राजू, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नामी गिरामी वकील है, उन्होंने इस बार अध्यक्ष पद को जीत लिया। इसमें एक और रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। तो आइए जानते हैं राजकुमार राजू से कि उन्होंने कैसे ये चमत्कार किया है। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने सीए की पढ़ाई की थी और आपने करीब कई साल प्रैक्टिस भी किया था, फिर अचानक से आप इसमें कैसे आ गए वकालत प्रोफेशन? सीए की पढ़ाई मैंने की थी। फाइनल एग्जाम पास करने के बाद मैं मुंबई में नौकरी कर रहा था कुछ दिनों तक, करीब 4-6 महीने तक मैंने नौकरी की। लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण मुझे हजारीबाग आना पड़ा। हजारीबाग में आने के बाद मैंने प्रभु निवास मार्केट में एक सीए फर्म खोला था, लेकिन मन नहीं लगता था। ये तकदीर ऊपर वाला बनाकर भेजता है, जिस काम में आपको मन न लगे उस काम को करना नहीं चाहिए। तो मैं बार एसोसिएशन का ऑडिट करने गया था। लॉ की डिग्री थी मेरे पास, तो वहाँ पे गया मैं ऑडिट करने। तो अपने कॉलेज के मित्रों को मैं देखा कि वो सभी लोग वकालत कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने भी मन बना लिया कि चलो वकालत ही किया जाए, ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे यही करना चाहिए। अब एक अजीब संयोग रहा कि मैं गया कि टैक्सेशन साइड का काम करूंगा, क्योंकि फाइनेंस और अकाउंट्स का नॉलेज था टैक्सेशन का। लेकिन मुझे पहला काम मिला क्रिमिनल का, आपराधिक मामला। अब वो मैंने किया तो उसमें तुरंत सफलता मिली। तो लगातार आपराधिक मामले आने लगे मेरे पास, तो मैं आपराधिक मामलों का वकील बनकर रह गया। आपके पिताजी बहुत नामी गिरामी वकील रहे हैं, भुवनेश्वर प्रसाद मुन्नू बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे वो। तो उनका कितना प्रभाव था आप पर? प्रभाव नहीं था, वो मेरे आदर्श थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हर एक इंसान पैदा होता है तो सभी लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो समाज के लिए कुछ करता है। तुम्हें वो क्षमता नहीं है कि तुम सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, प्रधानमंत्री बनो। अगर वो क्षमता नहीं है तो तुम्हारे पास जितने साधन है, सीमित साधन, तुम अपने उस दायरे के लोगों को कम से कम मदद कर सकते हो। तो इस बात से मैं प्रेरित हुआ था और उन्हें मैं अपना आदर्श मानता था। आपने अभी चुनाव जीता, 3 टर्म आप सेक्रेटरी रहे, काफ़ी काम भी किया था उसमें, और अचानक से फिर आपने अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा। तो सेक्रेटरी से अध्यक्ष पद पे ये अचानक बदलाव कैसे हुआ? सेक्रेटरी में सबसे युवा महासचिव बनने का एक कीर्तिमान हजारीबाग में स्थापित हुआ था। वर्ष 2012 के चुनाव में मैं एक सरप्राइज के रूप में नॉमिनेशन दिया था महासचिव में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी कभी चुनाव लड़ेगा। मैंने नामांकन दाखिल किया, लोगों का सहयोग मिला, मैं विजय श्री मुझे मिली थी। तो बुजुर्ग अधिवक्ता उस वक्त मुझसे काफ़ी नाराज हुए थे, बोले थे कि महासचिव जैसे गंभीर पद पे एक युवा क्यों आ गया। तो मैंने कहा था कि आप लोग देख लीजिए, लेकिन युवाओं ने मेरा साथ दिया था और कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद था, मैं जीता। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 2014 में। तो 2014 के चुनाव में जो बुजुर्ग मुझसे कहे थे कि तुम क्यों इसमें नॉमिनेशन डाले हो, वही मुझसे कहे कि अब तुम कभी ज़िंदगी में वोट मत मांगना। अगर वोट मांगोगे तो हम लोगों का अपमान होगा, तुम्हें वोट नहीं मांगना है, तुम आराम से घर में बैठो, चुनाव हम लोग देखेंगे। तो 2014 के चुनाव में मुझे 70% मत मिले थे महासचिव के पद पे। फिर 2016 का चुनाव, वो भी मैं विजयी रहा। लेकिन 3 टर्म लगातार करने के बाद मेरा मन भर गया था। तो मैंने कमेटी जब भंग की थी कार्यकाल पूरा होने पे, तो मैंने घोषणा कर दिया कि अब मैं कभी भी महासचिव का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं नहीं लड़ा, और क्योंकि उसके कमेटी भंग करने के 1 माह पूर्व जो है वो झारखंड राज्य विधिक परिषद का चुनाव हुआ था, और मैंने उसमें नामांकन डाला और उसमें भी मुझे विजय श्री मिली थी, और मैं झारखंड राज्य विधिक परिषद का सदस्य बन गया था। तो मैंने सोचा कि 2 जगह की जिम्मेवारियों को निभाना शायद कठिन होगा, नए लोगों को भी आना चाहिए, वो शायद नए लोग आएंगे कुछ और अच्छा करेंगे। तो मैंने छोड़ दिया था, और इसी कारण मैंने महासचिव का चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसा क्या काम आपने किया था 2010 से लेकर अपने अंतिम टेन्योर तक सेक्रेटरी में कि युवा वर्ग, कभी मैं भी जाता हूँ कोर्ट में तो देखता हूँ कि युवा वर्ग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, नए वकील जो आते हैं वो कहते हैं कि
राजकुमार राजू की वजह से हमें पहली बार चेयर और टेबल मिला, जब हमें बैठने का स्थान मिला, जो कि पहले कभी कोई ध्यान नहीं देता था। तो मैं जानना चाहूँगा वो क्या सारे कार्य थे आपके जिसकी वजह से लोगों के बीच आप इतने पॉपुलर हो गए? नहीं, कार्य करने के लिए ही लोग मत देते हैं, और कोई भी अगर किसी को मत मिलता है, मैं ये मानता हूँ कि मौका हर लोगों को नहीं मिलता है। अगर मौका मिले तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि आप अमर हो जाइए। मैंने कुछ हर एक क्षेत्र में कार्य किया था। सबसे बड़ा कार्य हम लोगों ने किया था कि अधिवक्ता संघ के भवन को जो अधूरा पड़ा हुआ था उसका निर्माण हम लोगों ने पूर्ण करवाया, कैंटीन बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया, मनोरंजन कक्ष बनवाया, बैठने की सुविधाओं को सुनिश्चित किया। ये सारे कार्य हुए। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा काम किया कल्याण के मामले में कि अधिवक्ता कल्याण कैसे हो। तो मेरे महासचिव बनने के पहले किसी अधिवक्ता की मृत्यु पे संघ के द्वारा 10,000 मिलता था। मेरे महासचिव बनने के बाद मैंने उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया था, सबों के सहयोग से। त्यौहार भत्ता में हम लोग औसत 4,000 होली में, 5,000 दशहरा में हर एक अधिवक्ता को देना प्रारंभ किया। 9 वर्ष पे हम लोगों ने संघ की डायरी प्रकाशित की और मुफ्त में डायरी देना प्रारंभ किया। उसके बाद बार काउंसिल से भी हम लोगों ने काम किया कि जो अधिवक्ता बुजुर्ग हो जाते थे, कार्य करने लायक नहीं रहते थे, तो वहाँ पेंशन सिस्टम लाया गया कि प्रत्येक माह 7,000 रुपया पेंशन मिलने लगा लोगों को। नए लड़के जो आ रहे थे वकालत में कि अच्छे लोग टिके इस प्रोफेशन में, 1,000 रुपया महीना स्टाइपेंड शुरू हो गया। और वहाँ जो डेथ पे मिलता था लोगों को 50 से 60,000, वो राशि बढ़ा के 5 से 7 लाख कर दिया गया। तो ये कल्याण के कार्य हम लोगों ने किया, तो इसकी काफ़ी मतलब सराहना हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने कार्य के अवसर में वृद्धि के लिए भी काम किया। जब मैं महासचिव था तो उस समय रामगढ़ जिला अलग हो गया। पहले से तो जिला बन चुका था, लेकिन कोर्ट चला गया। तो कोर्ट चला गया तो यहाँ पे वकीलों की संख्या अधिक थी, कार्य के अवसर कम हो गए। तो उस वक्त मैंने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में सारे राजनीतिक दल के लोगों ने साथ दिया और हम लोगों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से भी मिला। तो हजारीबाग में 3 विशेष न्यायालय हम लोग लेकर आए थे। निगरानी का विशेष न्यायालय लेकर आए, उसके बाद भूमि अधिग्रहण का पूरे कमिश्नरी का वो विशेष न्यायालय हजारीबाग में स्थापित हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का। ये 3 न्यायालय आने से 11,000 एकड़ रामगढ़ गया था, तो हम लोगों ने 6,000 एकड़ वापस पा लिया। तो यहाँ भूखमरी की नौबत नहीं आई। उसको भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज किया था और लोगों ने साथ दिया था। तो ये सारे कार्य थे, अनगिनत कार्य थे जिसकी सराहना लोग करते थे। और यही कारण मेरा है कि मैं चाहे महासचिव का चुनाव हो, चाहे स्टेट बार काउंसिल जैसा कठिन चुनाव हो, चाहे ये अध्यक्ष का चुनाव जो अभी मैंने लड़ा, ये कोई भी चुनाव में मुझे मत मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो कार्य को पसंद करते हैं, जात पात धर्म से उठ करके जो मतदान करते हैं, वो सारे लोग मुझे मत देते हैं। अब बाकी जिनको जो करना है, हर एक आदमी का अपना अपना है, वो करते हैं। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो जात धर्म और सबसे ऊपर है। पत्रकारिता भी उसमें एक है, वकालत भी उसमें एक है। लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा कि जाति कार्ड बहुत ज़्यादा चला, जो कि किसी को भी बहुत बुरा लग सकता है कि एक इतने जागरूक जो लोग हैं, वकालत एक नोबेल पेशा माना जाता है, और वहाँ पे लोग जातीय खेमे में बट गए और उसी आधार पर वोटिंग की। अगर जातीय आधार चलता तो क्या मैं आज आपके सामने विजय होने के बाद बैठ सकता था? ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ प्रत्याशी देखिए, ये जात धर्म का सहारा कौन लोग लेते हैं? जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, वो जानते हैं कि वो अगर बोलेंगे तो उस आधार पर उनको मत मिलेगा नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वो जुगत लगाते हैं कि इसी बहाने मुझे मत मिल जाए। तो उस तरह के लोग चुनाव में खर्च करेंगे, जाति समझाएंगे, धर्म समझाएंगे। लेकिन इतना आप जानिए विश्वेंदु जी, ये ग्रेजुएट्स का नहीं, डबल ग्रेजुएट्स का चुनाव है। यहाँ पे ये सब लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन करते वही हैं जो करना है। अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तो इतना चुनाव लड़ा, आज तक मैंने कभी किसी को 1 कप चाय नहीं पिलाया। कभी मैं वोट के लिए बहुत मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता है, और मुझे कभी आज तक असफलता हाथ नहीं लगी। और सिर्फ मुझे नहीं, आज समझिए 2001 से 2009 तक मेरे पिता थे अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के, वो भी बिल्कुल मेरे ही शैली के थे। वो अधिवक्ता संघ भवन का प्रथम तल जसवंत सिन्हा विधि भवन जो है, उन्होंने बनवाया था। अरे काम पे लोग वोट देते हैं, और मतदान का उद्देश्य क्या है कि प्रबंधन अच्छा हो, विकास हो, कल्याण हो।
इसी के लिए ना लोग मत देते हैं। कोई जातीय महासभा का तो चुनाव होता नहीं है, तो कुछ लोग भागते होंगे, और इतने कच्चे दिमाग के लोग हमारे संग में नहीं हैं। आप आश्वस्त रहिए, ऐसा कभी न हुआ है न होगा कभी। मैंने सुना था कि अध्यक्ष पद का जब चुनाव हो रहा था, जब नोटिफिकेशन हुआ इसका, उस वक्त कोई क्राइटेरिया ऐसा था जिसको 2 दिन बाद आपने फुलफिल किया था इसमें खड़ा होने के लिए? देखिए, वहाँ पे है कि एक गरिमा के लिए ये नियम है मॉडल रूल्स में कि अध्यक्ष बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए। मेरे पास नहीं था अनुभव, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और इस कमेटी का कार्यकाल पिछले साल पूरा हो गया था, तो 2 कारणों से इलेक्शन विलम्ब हुआ हजारीबाग में। एक, इन्होंने ऑडिट नहीं करवाया था, बार काउंसिल, हाँ पिछले कमेटी ने बार काउंसिल से बार बार ऑडिटर आ रहे थे और ये कोई ना कोई बहाना से टालकर वापस भेज दे रहे थे। नियम है कि जब तक ऑडिट होगा नहीं तब तक चुनाव होता नहीं है, तो ऑडिट नहीं हुआ था हजारीबाग में। और दूसरा था कि कोरोना का भी एक प्रभाव था। फर्स्ट वेव आया, लॉकडाउन लग गया, सेकेंड वेव आया, फिर चुनाव होने से रुक गया। तो फिर लोगों ने महसूस किया वहाँ स्टेट बार काउंसिल में कि अगर कहीं कोई ज़िले में ऑडिट नहीं करवाया जा रहा है, कमेटी की लापरवाही है, तो ऐसे कमेटी को बहुत दिनों तक रहने नहीं दिया जा सकता है। तो वहाँ एक नियम में सुधार किया गया कि नहीं, हजारीबाग में पहले चुनाव करा दो, उसके बाद जो नई कमेटी आएगी वो ऑडिट करवा लेगा। तो इसी विलम्ब के कारण संयोग से मैं बालिग हो गया, आहारता पूरी कर ली मैंने। और एक अजीब संयोग था कि नामांकन के मात्र 2 दिन पहले मेरा 25 वर्ष का अनुभव पूरा हुआ था। आपने अपने 3 टर्म सेक्रेटरी के कार्य तो गिनाए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जीत तो अब आपके लिए काफ़ी खास है, काफ़ी मायने रखता है, तो आप क्या काम करना चाहते हैं राजकुमार राजू की एक बार फिर अध्यक्ष के तौर पे आपकी गूंज वहाँ सुनाई दे? देखिए, कार्य कुछ कठिन कार्य नहीं है। जब मैं महासचिव बना था तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, काफ़ी नीचे से मेहनत करना पड़ा था, लेकिन वित्तीय हालत कुछ ठीक थी। खाते में कम से कम 4-5 लाख रुपए थे, भले वो 100 साल में जमा हो। जबकि हम लोग महासचिव जब मैंने छोड़ा तो करोड़ों करोड़ कल्याण में बांटने के बाद 58 लाख रुपया लगभग छोड़कर हम लोग गए थे। लेकिन अभी परिस्थिति दूसरी है। अभी हजारीबाग अधिवक्ता संघ की वित्तीय हालत काफ़ी नाजुक है, खराब है। पूरे झारखंड में सबसे नाजुक वित्तीय हालत से हजारीबाग अधिवक्ता संघ अभी गुजर रहा है। तो पहली प्राथमिकता तो है कि वित्तीय हालत को किसी तरह सुधार लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बना हुआ है, बिल्डिंग्स तो अब हमारे पास है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, ये सब कुछ तो हम लोगों ने पहले कर लिया है। अब इसमें जो कुछ भी हुआ है, मैं शिकायत तो नहीं कर सकता किसी का। अब उन चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं के कल्याण का जो हम लोगों ने क्राइटेरिया तय किया था, मृत्यु पे 1 लाख, अब सोच रहा हूँ कि इसे 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कैसे करूँ। त्यौहार में हम लोग 4-5 हज़ार दे रहे थे, अब सोच रहा हूँ इसे बढ़ा करके 7-8 हज़ार कैसे करूँ। पेंशन 7 हज़ार था, इसको बढ़ाकर 10 हज़ार कैसे करूँ। ये सारी बातें हैं, क्योंकि आधारभूत संरचनाएं हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कठिनाई नहीं होगी और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपने वित्तीय बात की कि कुछ गड़बड़ी हो गई है और नुकसान में चला गया है, वो क्या गड़बड़ियाँ हुई है? गड़बड़ियाँ नहीं हुई है, कोरोना के कारण संघ का आय बंद हो गया था। क्योंकि जब मैं महासचिव बना था तो मैंने कुछ फॉर्म्स निकाले थे कि कोई भी अधिवक्ता काम करेगा तो इसी फॉर्म में करेगा, और उसके कुछ मूल्य तय किए गए थे। संघ की आय जो है उसी से होती थी। चूँकि मैंने आपने कहा ना कि सीए है, तो सीए की पढ़ाई का ये लाभ जो है सो अधिवक्ता समाज को मिला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा तो किस तरह कल्याण में वितरित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो वित्तीय हालत, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई घपला किया, कोई घोटाला किया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं, मुझे बिल्कुल आश्वस्त हूँ। कोरोना के कारण चाहे कुप्रबंधन बोलिए, देखिए वित्त प्रबंधन सबसे बड़ा ये होता है कि आपको भविष्य को देखना होता है कि कम से कम 1 साल आगे का प्लानिंग करके आपको कदम उठाना पड़ता है, तब वित्त का अच्छा प्रबंधन होता है। पिछली कमेटी इस चीज़ में चूक गई है। वो देख रहे थे कि कोरोना का प्रकोप है, तो उनको आगे का सोचना चाहिए था। चाहे एडिशनल इनकम कैसे है कि जो इनकम मेरा है वो बंद होने वाला है, बहुत कम आएगा, तो उसको लेवल में लाने के लिए एडिशनल इनकम कैसे है,
जैसे कि रामगढ़ के अध्यक्ष ने मुझसे सुझाव मांगा था, तो मैंने दिया था उनको, रामगढ़ वालों को, किस तरह से आप लोग कीजिए, तो उन्होंने उसको लागू किया अपने यहाँ रामगढ़ में, और रामगढ़ का आय बिल्कुल बाहर का अच्छा रहा, लेकिन हजारीबाग में वो काम नहीं किया। तो नतीजा ये हुआ कि मरने पे जो हम लोग दाह संस्कार के पूर्व जो 1 लाख रुपया दे रहे थे, वो पैसा लोगों को, कई लोगों को नहीं मिल पाया। तो कुप्रबंधन था, दूरदर्शिता की कमी थी, और कोई बात नहीं था। मैं एक बार जरूर आपसे कहूंगा कि जो वकीलों की बैठने की जगह है यशवंत सिन्हा विधिक भवन, और जो टॉयलेट्स है उनके लिए प्रॉपर वे में टॉयलेट्स भी नहीं है, बहुत बदबू है, उसी को मुवक्किल भी यूज़ करते हैं, वकील भी यूज़ करते हैं। तो हजारीबाग का इतना पुराना इतिहास और वकीलों के लिए सुविधा नहीं, कमेटी पर कमेटी बन रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुधार करेंगे? विश्वेंदु जी, जब मैं महासचिव था उस वक्त ये शिकायत नहीं थी, बल्कि ये जो रोशनी अभी मेयर हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम मुझसे वादा किया था कि मैं जो कचहरी रोड में जो नाली, प्रदूषित नाली का बहाव जो था, बदबू आती थी, रोशनी जी ने मुझसे कहा था कि भैया सबसे पहला काम मैं यही करूँगी। वो और आज स्वर्गीय राजकुमार लाल जी सबसे पहला काम वही किए थे। हम लोगों के समय में टॉयलेट साफ रहा करते थे। कभी कभी होता है कि स्वीपर बीमार पड़ गया, 1-2 दिन के लिए बीमार पड़ गया, नहीं आया, तो 1-2 दिन का ये मामूली टेम्प्रेरी प्रॉब्लम होता था, लेकिन उसको हम लोग मैनेज करते थे। अब हम लोग वाटर कूलर्स, वाटर प्यूरीफायर्स लगाए थे हर एक जगह। अब वो नया मशीन लगाना और ये करना वो ज़्यादा कठिन काम था, उसको मेंटेन भी लोग नहीं कर पाए। तो मैंने कहा ना कि पिछली कमेटी जो है उसमें दूरदर्शिता की कमी थी और थोड़ा सा कुप्रबंधन था, उसका नुकसान खामियाजा संघ को भुगतना पड़ा है। मैं किसी की शिकायत नहीं करता, सारे लोग अच्छे थे। कार्य करने की शैली सबों की अलग अलग होती है। चूँकि मैं वकील बनने के पहले सीए हूँ, तो मेरा अंदाज अलग होगा, औरों का अंदाज अलग होगा, बस यही अंतर। एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि जो सड़क है जो बीच से गुजरती है यशवंत सिन्हा विधिक भवन और कोर्ट, वकीलों को अगर जाना है कोर्ट तो काफी समय बर्बाद हो जाता है, वो पूरी की पूरी सड़क जाम रहती है। मैंने कहा नहीं, 3 टर्म सेक्रेटरी रहे, मेरे टाइम में तो नहीं, मेरे टाइम में तो बैरियर लगा रहता था, बल्कि जब, लेकिन सोल्यूशन उस वक्त भी नहीं हुआ। नहीं, उस समय मैं बताता हूँ, जब मैं महासचिव नहीं था, एक युवा अधिवक्ता था, तो हम लोगों ने एक युवा अधिवक्ता मंच बनाया था। युवाओं की एक क्रिकेट टीम थी अधिवक्ता संघ की, जो चैंपियन हो जाती थी हजारीबाग में। तो वो जो लड़के थे, हम लोग अपना बैरियर चंदा करके बनाए थे, और वो ब्रैकेटिंग करके रोड को कोर्ट आवर में हम लोग बंद कर देते थे। और जब तक मैं महासचिव रहा वो उसी तरह रहा, तो कोई चौपहिया वाहन वहाँ नहीं जाता था, तो उसके कारण जाम की उतनी समस्या नहीं थी। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है अभी। अब मेरे जाने के बाद क्या हुआ कि वो जो था ब्रैकेटिंग जो हम लोग किए थे, वो ब्रैकेट्स भी शायद चोरी हो गए, और FIR भी लोगों ने नहीं किया है, तो उसके कारण चौपहिया वाहन भी उधर चला जाता है, सड़क जाम हो जाता है। तो खैर ये 2 दिन की समस्या है, ये तो 2-3 दिन में हम लोग सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वकीलों के बारे में एक बात कही जाती है कि जब किसी वकील पर कोई समस्या आती है तब सब एक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। वकीलों की समस्या, अगर पुलिस में किसी को पुलिस ने पकड़ लिया तो पूरी कमेटी उठ के थाने में चली जाती है, SP के पास पहुंच जाती है। ये कई बार हुआ। आप ये आरोप, जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको डॉक्टर्स में आज तक कितने डॉक्टर्स का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, देखा है कभी? लेकिन अधिवक्ताओं में होता है। हजारीबाग के 1-8 वकील का तो लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ है। और चूंकि मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अनुशासन समिति का सदस्य भी हूँ, ये हजारीबाग के शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, ये हजारीबाग के लिए भी है कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अनुशासन समिति का सदस्य भी हूँ। तो वहाँ भी पश्चिमी क्षेत्र के मामले को मैं देखता हूँ मुख्य रूप से। तो अधिवक्ता जितने आते हैं वहाँ पे, जिन पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का या इमोरल टर्पिट्यूड का, उनके राज्य का काउंसिल अगर उनका लाइसेंस सस्पेंड करता है चाहे कैंसिल करता है, तो अपील में आते हैं हम लोगों के पास वहाँ दिल्ली में। तो हम लोग तो देखते ही हैं, हम लोग भी कठोर कार्रवाई करते हैं। तो वकील का संगठन जितना स्ट्रिक्ट है अनुशासन को पालन करवाने के लिए, उतना कहाँ डॉक्टर्स में, कितने डॉक्टर 1900 सुनते हैं कि 1960 के बाद किसी डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड भी नहीं हुआ है, लेकिन आप वकीलों का तो हर साल 10 हो जाता है। तो वकील ऐसा नहीं है कि संगठन का मतलब ये नहीं कि वो अम्ब्रेला है कि
कि उसकी आड़ में लोग बच के निकल जाएं गलत करके, ऐसे को साथ हम लोग नहीं देते हैं। आपकी यही खूबी है कि वकीलों का बचाव अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ना चाहते हुए भी पूछना चाहता हूँ कि आप सीए भी रहे हैं, तो कहाँ आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई कि जीत होती है। मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, चाहे वो 1 वोट से ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी जीत 12 वोट से हुई। राजकुमार राजू 3 टर्म सेक्रेटरी, काफ़ी नाम लोग जानते हैं कि काम करने वाले हैं, तो सिर्फ 12 वोट से जीत क्यों? क्या यही बैकवर्ड फॉरवर्ड में फंसे आप? ये वोट आपका कट गया है। अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड का चक्कर था तो मेरी जाति के 2 लोग थे। मैं भी चित्रांश परिवार से हूँ, मन्ने भैया भी चित्रांश परिवार से है, तो उसके बीच से मैं फिर कैसे जीत जाता है? कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ी हुई? कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। गलती मेरी थी कि मैं मत मांगने के लिए घर से नहीं निकला ज़्यादा। कई लोगों की शिकायत थी कि फ़ोन भी नहीं किया, और मेरे पास टाइम भी नहीं था। ऐसा मेरा कोई नियत नहीं था कि लोगों से मैं संपर्क नहीं करूं। चूंकि मैं एक सरप्राइज कैंडिडेट था ना, ये दोनों प्रत्याशी जो थे उनकी तैयारी 1.5 वर्षों से चल रही थी। इस बात को समझिए, मैं तो एलिजिबल ही नहीं था, तो मैं सोचता कहाँ से कि मुझे चुनाव लड़ना है। और ये कमेटी का चूंकि टेन्योर 1 साल पहले पूरा हो चुका है, और टेन्योर पूरा होने के 6 माह पहले से लोग तैयारी करते हैं, तो ये दोनों प्रत्याशियों की तैयारी 1.5 वर्षों से थी। और मैं मात्र 1 सप्ताह, चुनाव के 10 दिन पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं बालिग हो गया हूँ, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, तो मैं आ गया। तो मैं 10 दिनों में, और कोरोना कारण अधिकांश अधिवक्ता कोर्ट नहीं आ रहे थे। अरे पहले सभी लोग कोर्ट आते थे, एक चक्कर घूम लिए, मिल लिए। अब कोर्ट ही नहीं लोग आ रहे हैं, तो मैं संपर्क किससे करूं? अगर फोन भी करने जाऊं तो कितने लोगों को फोन करूं? आपने सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखी? हाँ, सोशल मीडिया से दूरी इसलिए मैं चुनाव में बना कर रखता हूं कि ये वकीलों का चुनाव है। सोशल मीडिया सिर्फ वकील उसमें नहीं है। अगर मैं फेसबुक में डालता हूं तो वकीलों के चुनाव में मैं बाहरी लोगों से क्या प्रचार करूं? अपने विचार, मैंने कहा ना कि मैं एक विचार की लड़ाई लड़ता हूं, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया में भी मैंने प्रचार नहीं किया। मैं जानता हूं कि लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं। राजनीति क्षणिक होता है, काम परमानेंट होता है। तो मुझे आत्मविश्वास था। हाँ, मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ मत काम आए हैं, उसके पीछे एकमात्र कारण है कि मैं लोगों से संपर्क नहीं कर पाया। लोगों को मुझसे मात्र यही शिकायत थी कि मैंने उनसे संपर्क नहीं किया। तो खैर, अंत भला तो सब भला। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, भले मैंने संपर्क उनसे नहीं किया होगा, लेकिन वचन देता हूँ कि आने वाला 2 वर्ष मेरा उन लोगों के लिए समर्पित रहेगा। वकालत का क्रेज बहुत ज़्यादा इन वर्षों में बढ़ा है, नए वकील बहुत आ रहे हैं, युवा वकील। तो राजकुमार राजू अध्यक्ष के तौर पे उनके लिए फिर क्या करना चाहेंगे? देखिए, वकीलों का क्रेज, वकालत का क्रेज बढ़ना, काला कोट पहनना और वकालत करना दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं वकील उसे मानता हूँ जो वास्तव में वकालत कर रहे हूँ। मैं इतने दिनों की वकालत की अवधि में मेरे 4 जूनियर न्यायिक पदाधिकारी बन गए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, सही राह पे जाने की प्रेरणा देता हूँ। मैं महासचिव था तो बच्चों के लिए आप देखते होंगे कि मैं अक्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता था, कभी विनायक होटल में तो कभी इधर बाहर से टीचर बुला करके किसी एक टॉपिक पे वो हम लोग करवाते थे। अब पिछले कमेटी में कोरोना हो चाहे कुछ हो, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। ऐसे ऑनलाइन भी किया जा सकता था, तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। तो खैर, वो अब जो बीत गया सो बीत गया। नए अधिवक्ताओं को तो मैं यही कहूँगा कि ये अधिवक्ता संघ के राजनीति के चक्कर में ना पड़ें। वहाँ पे ऐसे सीनियर्स बहुत हैं जो मत को भ्रमित करते हैं। मेरा संदेश सीधा है कि आप वकालत में आए हैं, अभी 5 वर्ष वकालत के शुरुआत के उनके पढ़ने का समय है। वो पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो हजारीबाग अधिवक्ता संघ से कुछ और न्यायिक पदाधिकारी निकलेंगे। अगर वो सक्सेस नहीं हुए और पढ़ाई किए तो कम से कम समाज को अच्छा वकील तो मिलेगा। तो ये समझने की ज़रूरत है, और मैं यही प्रेरणा देता हूँ सबों को। आपने कहा कि ये सीनियर्स जो है वो भ्रमित करते हैं कुछ सीनियर्स, लेकिन अगर कोई नया वकील आता है तो उसे लगता है कि मैं अगर किसी सीनियर व्यक्ति का अगर जूनियर हो जाऊं तो बहुत कुछ सीख सकता हूं। मैंने कहा कि सभी सीनियर्स नहीं, 95% सीनियर हमारे यहाँ अच्छे हैं, और मैं भी तो सीनियर लोगों से सीखा हूँ। मैंने कहा कुछ लोग हैं संघ में। देखिए, संघ एक वृक्ष है, वृक्ष में कबूतर अगर हैं तो एक आध सांप रहेगा ना।
तो बिल्कुल वही संघ का वही हालत है उस वृक्ष के समान कि सारे लोग अच्छे हैं तो एक आध बुरे लोग तो रहेंगे ना। तो हम लोगों का दायित्व तो कि बुरे लोगों पे निगरानी रखना कि वो बाकी लोगों को बहकाए नहीं, यही है। मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि झालसा ने अभी अनाउंस किया है कि थाने में बहुत गड़बड़ियाँ होती है, तो उसके लिए वकील की नियुक्ति हर थाने में, ताकि अगर थाना प्रभारी भी गड़बड़ी करे तो उस पर नज़र रखी जा सके। तो इसे आप कैसे देखते हैं? झालसा ने नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया और झालसा को निर्देश दिया है कि डीएलएसए के पैनल से हर एक थानों में वकीलों की नियुक्ति की जाए। उनका फ़ोन नंबर रहेगा ताकि वहाँ मानवाधिकार का के अधिकारों का कुछ उल्लंघन नहीं हो। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया जाए अननेसेसरी। अगर वो अपने वकील से बात करना चाह रहा है या परिवार से बात करना चाह रहा है और उसको बात करने नहीं दिया जा रहा है तो ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है और ये सर्कुलेट भी हुआ है। ये अमल में जल्दी आएगा। हजारीबाग के भी थानों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति होगी। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए जो कम से कम डीएलएसए के कानून को, ह्यूमन राइट्स के लॉ को ये सब जानते हो अच्छे ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए और इतने विस्तार से सारी बातों को बताया। तो ये थे राजकुमार राजू। अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।